Today, myself, Dr. Ashish Bhargav. I am from Physics Department, Assistant Professor, Government Engineering College, Bharatpur. Today, we will start second unit named Quantum Mechanics. लास्ट टाइम अपन ने जो है वो थर्ड यूनिट कंप्लीट करी थी. इस बार जो है अपन सेकंड यूनिट चालू कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स. अब तक जो आप लोग पढ़कर आए हैं वो जो मैकेनिक्स पढ़कर आए हैं वो दरअसल जितना भी पार्ट करके आए हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स है. और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अपन इस बार पढ़ेंगे. समझ में आ रही है आप लोगों के? अपन जो करके आए ये न्यूटन्स के लॉ और इस तरह की चीजें जो ये सब चीजें करके आए दैट इज द पार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. और हम जो है क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे. अब तक आप लोग 12 तक जो कर कर आए हैं 12 तक अपन जो करके आए हैं वो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स का केवल एक ही पार्ट करके आए. और वो एक पार्ट जो है वो ये था कि अपन एक एक एक्सपेरिमेंट करके आए. और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो था वो एक्सपेरिमेंट जो है वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लेकिन अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा भी जो है हम कई सारे इफेक्ट पढ़ेंगे जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमिना को रिप्रेजेंट करेंगे. क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले हम ये देखें कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था. स्टार्टिंग में माना गया था कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है ये नोट्स जो बनाए हैं इसमें रफ एग्जांपल लिखे हैं. रफ एग्जांपल क्या होता है? रफ एग्जांपल मतलब लेमैन एग्जांपल है जो आपको समझ में आ पाए वो. तो इसमें हमने क्या जैसे कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है एसोसिएट करती है. और वेव जो है मतलब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल के साथ साथ एक वेव भी मूव करेगी. और जैसा कि हम पहले पढ़कर आए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने इसका इंट्रो भी पढ़ रखा है. लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इंट्रोडक्शन में न पढ़ के हम इसको फ्रेशली पढ़ रहे हैं. तो चैप्टर का नाम जो है दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स. और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो वेव मैकेनिक्स है. वेव मैकेनिक्स. और या हम ये कह देते हैं कि पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है वो कहलाती है मैटर वेव. इसीलिए हम लोग जनरली क्वांटम मैकेनिक्स में बात जो करते हैं या तो मैटर उस वेव को नाम मैटर वेव देके करते हैं या वेव मैकेनिक्स देके करते हैं. जैसे हमने कोई लेमैन एग्जांपल लिए रफ एग्जांपल है ये टोटली. तो लेमैन एग्जांपल लिया जैसे हाइट जो रहती है वाटर सरफेस की वो पीरियोडिकली रहती है. वाटर वेव्स जो आती हैं वो कैसी आती हैं? पीरियोडिकली होती हैं अप एंड डाउन करती हुई. और इसी तरह से गैस में भी जो वेरीज साउंड वेव्स में भी जो गैस का प्रेशर वेरी करता है दैट इज आल्सो पीरियोडिकली. इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव हम ये करके आए ये भी पीरियोडिक वेव है. और अब एक क्वेश्चन अराइज करता है कि अगर अपन पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बात करें हम भी कह रहे हैं कि पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है. और ये छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़कर भी आए. और अगर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होगी तो वो वेव जो होगी दैट इज आल्सो मूव्स इन पीरियोडिक मोशन एंड दैट वेव्स इज कॉल्ड मैटर वेव्स. अब मैटर वेव्स की जब बात हुई थी तो हम लोग ये छोटी क्लासेस में करके आए कि मैटर वेव्स इज दी डी ब्रॉगली वेव्स. डी ब्रॉगली ने ये कहा कि पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड रहती है वो वेव कहलाती है मैटर वेव. पहली बात. और दूसरी बात जो है उस वेव का अगर मास m है और वेलोसिटी v है देन वी कैन डिफाइन वेवलेंथ ऑफ दैट वेव बाय द फॉर्मूला h अपॉन mv. जहां पर h where h is Planck constant, m is mass of that moving particle and v is velocity of moving particle. अब आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेव फंक्शन. मतलब वेव होगी तो वेव फंक्शन भी होगा. और जहां पर एक क्वांटिटी जो है वो वेरीज करती जहां पर कोई भी वेव जो है वेरी करेगी उसे हम मैटर वेव कहेंगे. लेकिन अब मैटर वेव्स के साथ साथ हम क्या करें एम्पलीट्यूड जो होगा मैटर वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. अब हम कह रहे हैं एम्पलीट्यूड जो होगा उसका
उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे आगे जाके। और वेव फंक्शन जो होता है, वेव अगर कोई मूव कर रही है पार्टिकल के साथ तो उससे हम मैटर वेव कह रहे हैं। और हर चीज के लिए, हर एक चीज के लिए आप क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे हम ये 12th में पढ़कर आए, 11th में पढ़कर आए कि कोई वेव मूव कर रही है, तो वेव मूव कर रही है तो आप उस वेव को क्या किससे रिप्रेजेंट करके आए, वाई। और आप क्या करके आए, वाई इक्वल टू एक्स साइन ओमेगा टी। ये हमने उस वेव की इक्वेशन मानी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब फंक्शन एक तो ले नहीं सकते, फंक्शन जैसे वहां पर वाई माने आए या एक्स माने आए, सपोज कुछ भी आपने सपोज करा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वेव फंक्शन जो होगा, जनरली बुक्स में जो रिप्रेजेंट कर रखा है, अलग अलग ऑथर्स की बुक्स में भी रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज साई। और ये अपन ने यहाँ डिनोटेड बाय साई तो कर रखा है। और साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। मींस साई जो वेरी कर रही है वो किसके रेस्पेक्ट में वेरी कर रही है, या वेव फंक्शन जो वेरी कर रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में और टी के रेस्पेक्ट में। या इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट wave function is varies with respect to position and time। ठीक है। नेक्स्ट, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो होती है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी वो होती है जिस कॉम्प्लेक्स मींस जहां पर भी आप इमेजिनरी पार्ट आता है, आयोटा का पार्ट आता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो है या इमेजिनरी क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। और आप क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन, जैसे आपने वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन करी है साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। आप इसको कर पढ़ेंगे कैसे, साई ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। हम ये कहेंगे साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, या साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। जरूरी नहीं है वो तीनों फंक्शन पर डिपेंड करे, हो सकता है वो एक ही फंक्शन पे डिपेंड करे या एक ही पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करे। देन वी कैन रिप्रेजेंटेड एज साइज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो आप यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ जो हम कह रहे हैं इन ए होल वी कैन रिप्रेजेंट, वी आर सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई which is the function of position and time associated with a moving body at a particular point x y z। मीन्स मान लेते हैं कोई वेव फंक्शन है साई और वो पोजीशन और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और हम ये कह रहे हैं क्योंकि पार्टिकल के साथ ही मूव करेगा स्पेस में, तो वो टी टाइम पे जिस पोजीशन पे पाई जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो जो है उसको टी टाइम पे पाए जाने की, टी टाइम पे जहां पर वो पाया जाएगा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। हम इसको आगे पढ़कर भी आएंगे कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, आगे पढ़ेंगे सॉरी, कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस प्रोबेबिलिटी को आप क्या कौन सी कंडीशन का नाम देते हैं। ये सारे पोस्टुलेट्स आगे जो करेंगे अपन, पोस्टुलेट्स या प्रॉपर्टीज, इन पे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बिफोर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं आगे, तो ये जो प्रॉपर्टीज आएंगी उन पे शॉर्ट नोट बनते हैं, चार चार, फोर फोर मार्क्स, आइदर 4 मार्क्स और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, वॉट एवर इट इज। तो श्रोडिंगर फॉर्मूला जो है, मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन अपन जब करेंगे तो पोजीशन और टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखें अब अपने क्वेश्चन बनना चालू होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट क्या होंगे वो हम आगे बताएंगे। मैं आपको जो शेयर करूंगा वो आपको क्वेश्चन के रूप में शेयर करूंगा लास्ट ईयर के पेपर्स के रूप में, कि क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। पोस्टुलेट्स पूछे गए हैं, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी पूछी गई है, और सो अदर थिंग्स, और मैनी मोर थिंग्स पूछी गई है। तो मैं आपको उसी तरह से रिप्रेजेंट करके बताऊंगा, ठीक है। और आप देखिए जरा, सबसे पहला आता है पोस्टुलेट्स। देर आर 2-3 postulates of quantum mechanics। तो postulates में हम क्या करेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स
there are certain basic postulate and essential definition which are as follows. First postulates में हम क्या कह रहे हैं, इसके कई सारे postulates हैं, दो postulates बताएं शायद आपको, हाँ उसको दो के सब पार्ट कर दिया हमने फिर। तो दो में फर्स्ट postulate से क्या बता रहा है, in a physical system is completely described by a wave function psi which is also known as quantum function या quantum mechanical system of the system, गलत लिख रखा है ये, क्वांटम मैकेनिकली फंक्शन ऑफ द सिस्टम आना चाहिए था, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। पहली बात तो देखें जरा फर्स्ट पोस्टुलेट में, तो ये क्या कह रहा है, किसी भी आप फिजिकल सिस्टम को, क्वांटम मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम एक वेव फंक्शन काम में लेते हैं, और वो वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन पोजीशन एंड टाइम एंड रिप्रेजेंटेड एज साई ऑफ आर टी। एक्स वाई जेड टी की जगह अपन आर भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर एंड टी। स्मॉल आर is on small r itself include x y z and t, sorry small r itself include x y z, जैसे अपन करते थे ना, स्मॉल r इक्वल टू आयोटा x प्लस वो सॉरी आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। तो r का मतलब ये है तीनों एक्सिस लगी हुई है उसमें, x y और z, और टाइम तो अलग से है ही है। तो ये कह रहा है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि आप उसको वेव फंक्शन साइज से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बात आगे चले, अपन अगले पोस्टुलेट्स बताएं उससे पहले, क्योंकि ये सारा सिस्टम अपने लिए नया है, तो आप एक बार ये देखें जरा, मैं आपको इन शॉर्ट इन ब्रीफ रिवाइज करा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत हो तो बीच में कोई भी बोल सकता है, मैंने माइक ऑन कर रखा है सभी का। पहला तो हमने ये कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये कह रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी पार्टिकल होगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, और वेव जो है that wave is called matter waves, and wavelength of matter waves is represented as lambda equal to h upon mv, where m is mass of a moving particle, v is velocity of particle, h is Planck constant, जिसकी वैल्यू जो है अपने को एक कांस्टेंट के रूप में बताई हुई है 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, इस पेज में कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। Say something, either yes or no. Yes sir. Yes sir, that means we can move further. Yes sir, sure. Okay, ये अब ये बात ये तो हो गया था। इसके बाद आप आ गया, इस पहली पेज तो अपन ने कर लिया कि भाई दोनों तरह का नेचर होता है पार्टिकल का, जो नेचर होगा पार्टिकल नेचर भी होगा, वेव नेचर भी होगा। लेकिन साथ में हाइजन अपने पास एक प्रिंसिपल आया जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, उसमें ये कहा गया कि एक एट ए पर्टिकुलर टाइम वी कैन रिप्रेजेंटेड बाय ए single system, either in a single nature system, either in particle nature system or in wave nature system। means आप अगर बात कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल की तो वो दोनों नेचर उसमें एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन आप किसी भी समय या किसी भी टाइम आप दो चीजों को एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते। आप दोनों में से एक ही चीज कंसीडर करके चलेंगे, या तो वेव नेचर या पार्टिकल नेचर। लेकिन क्योंकि हम वेव मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम जो है वेव नेचर ही एग्जिस्ट करके चलेंगे, और हमने वेव फंक्शन भी बना दिया है, और वेव फंक्शन से हम वेव इक्वेशन भी बनाएंगे, और जो भी चीज करेंगे, जो भी आगे फर्दर एग्जाम्पल भी देखेंगे, इक्वेशन भी बनाएंगे, वो इस फंक्शन के थ्रू ही बनाएंगे। मींस वेव मैकेनिक्स से काम में लेंगे। ठीक है, आगे देखें हम तो we have to find postulates of quantum mechanics. First postulate is this, that in a physical system we can completely define the physical system by a wave function,
which represented by psi of r and t. ओके, नेक्स्ट पे है वेव फंक्शन साई ऑफ आर एंड डी। अब बच्चों क्या है, मैं इसको एक्स वाई जेड टी बार बार नहीं बोल रहा, आर बोल रहा हूँ। आर मीन्स तीनों इंक्लूड है उसमें, ठीक है, अंडरस्टूड बात है। यहाँ लिखा है एक्स वाई जेड टी है, लेकिन अपन जो बोल रहे हैं ना वो आर टी बोल रहे हैं। आर टी मीन्स, आर का अभी मीनिंग बताया ही था अपन ने, आई ऑफ एक्स प्लस जे ऑफ वाई प्लस के ऑफ जेड। आप लोग ये पढ़कर आए इसलिए हम आर टी आर बोल रहे हैं बार बार, ठीक है। ये क्या कह रहा है, वेव फंक्शन हमने कहा कि पार्टिकल को डिफाइन जो करेगा कंप्लीटली डिफाइन, दैट विल बी डिफाइंड बाय ए वेव फंक्शन साई। और साई जो है वो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड साई विल बी सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन। अब ये देखे जरा, हाँ ठीक है, सेकंड के अब इसने क्या है सब कंडीशन में डिवाइड कर दिया इसको। पोस्टुलेट जो है उस दो पोस्टुलेट करके उसके अलग अलग पोस्टुलेट बना दिए। तो पहले तो देखें साई जो है वो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो इसने क्या कहा है, साई मस्ट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट आल्सो सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, जैसे इसने यहाँ तो डेल्टा दिया है, डेल ऑफ साई का मतलब क्या है, डेल साई का मतलब है अगर वो केवल एक्स के रूप में होता, देन वी कैन से, अगर मान लीजिए आपका फंक्शन केवल एक्स और टी है तो आप क्या कहते हो उसे, फंक्शन तो साई रहेगा एक्स एंड टी, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल ऑफ डेल साई ओवर डेल ऑफ एक्स। मतलब साई इज साई इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साई जो चेंज हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में और टी के रेस्पेक्ट में। कोई भी चीज अगर दो चीजों का फंक्शन है इसका मतलब क्या है, वो उन दोनों के रेस्पेक्ट में चेंज होगी। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि वेव फंक्शन जो है अगर कंप्लीटली डिफाइन करेगा तो वो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि साई और उसका जो भी पहला डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव आएगा वो इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखा है तो डेल्टा का मतलब जो रहेगा दैट विल बी व्हाट, आयोटा डेल बाई डेल एक्स प्लस, आयोटा नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड होल ब्रैकेट बंद, और उसके बाद जो है ब्रैकेट क्लोज के बाद साई आ जाएगा बाहर। मतलब साई को आप इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर सकते हो तो क्या होगा, साई एक्स के रेस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है, वाई के में भी चेंज हो रहा है, जेड के में भी चेंज हो रहा है, और टी के रेस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई है ऊपर की दो लाइनें बच्चों? आप लोग जो है फॉलो अप किया करो, यस नो यस नो यस नो, ताकि मुझे पता लगे कि अपने को आगे बढ़ना है। यस सर। वेरी गुड। कोई दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, व्हाट्सएप से या अपनी फेस टू फेस अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो इसमें जो है आप लोग जो है क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए चैप्टर होते हैं। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल नया चैप्टर है, ऑप्टिकल फाइबर अपन पढ़ कर आए वो बिल्कुल नया चैप्टर था, लेकिन उसको समझने में अपने को इतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ क्या है, 80% पार्ट जो है वो मैथ्स का है इस चैप्टर में, तो अपने को समझ में आना चाहिए ताकि अपन उसको आगे भी कर सकें। देखिए जरा आप इसकी फर्स्ट कंडीशन जो इसने दे रखी है, कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू इन द रीजन एक्सेप्ट वेयर द पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। तो क्या होना चाहिए, साइज जो है वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए इन ऑल द रीजन एक्सेप्ट वेयर द पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। तो आपको अगर डायग्राम बना के दिखाते तो इस तरह से दिखा सकते थे कि अपन जो कहते हैं ना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप क्या कह रहे हो, इंक्रीज होना चाहिए, एक तो इंक्रीज होना चाहिए और या कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में आप अंतर समझते हैं?
कंटिन्यूस का मतलब होगा कि कंटिन्यूटी में होना चाहिए, और डिस्क्रीट का मतलब होगा थोड़ी देर है फिर रुक गया, फिर है फिर रुक गया। तो वेव फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज इन द रीजन एक्सेप्ट वेयर द पोटेंशियल इज इन्फिनिटी। मतलब जहां पर पोटेंशियल इन्फिनिटी होगा वहां पर वेव फंक्शन की हो सकता है कोई वैल्यू नहीं हो, बाकी वेव फंक्शन जो है हमेशा वैल्यू रखेगा। ठीक है। अब अपन आगे जब एग्जाम्पल करेंगे ना तो इन कंडीशनों को लेके मैं आपको बताऊंगा कि देखो अपन ने वो कंडीशन कही थी यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिटी है इसलिए वेव फंक्शन जीरो हो गया। ठीक है। अदरवाइज वेव फंक्शन जो है कंटिन्यूस कंटिन्यूस है, वेव फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू है उसकी। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, अपन इसको एग्जाम्पल्स में जो है इनको जब यूज में लेंगे एक बार पढ़ लेते हैं। यूज में ये एग्जाम्पल जब अपने आ रहे हैं, जैसे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स आपके एक एप्लीकेशन है, उसमें आपको पता लगेगा जहाँ पार्टिकल का पोटेंशियल जो है इंफिनिटी है, वहां पर वेव फंक्शन अपने आप जीरो हो जाता है। अदरवाइज वेव फंक्शन कंटिन्यूस रहता है, क्योंकि पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर इंफिनिटी है, पार्टिकल का अगर पार्टिकल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल का वेव फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। बात समझ रहे हैं? पार्टिकल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए ये क्या कह रहा है कि कंटिन्यूस होना चाहिए इन ऑल रीजन एक्सेप्ट वेयर दी पोटेंशियल इज इन्फिनिटी। पोटेंशियल इन्फिनिटी होगा वहां पर जो है पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस चीज को मैं आपको अपना जो एग्जांपल आएगा उसमें बेटर अपन इसको समझा पाएंगे और समझ भी पाएंगे। बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज इंफिनिटी। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इसने क्या बता रखा है, finite for all value because infinite value of wave function means infinite probability of system at that region। अब बच्चे आपको बिना एग्जांपल कैसे बताएं यहाँ पर, because derivative of a discontinuous function is always infinite। चलो एग्जाम्पल में अपन इसको ज्यादा क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी अब तुम्हारे लिए भी नई चीज है और आप लोग जो है वो नई चीज को वैसे कर भी नहीं पाओगे। तो नई चीज जब अपने अपने इसके एग्जाम्पल आएंगे तो इनको अपन वापस उनसे एग्जाम्पल से रिलेट करके बताएंगे। अभी तो ये पहली लाइन तो अपन इसमें कर ही सकते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू इन द रीजन। कंटिन्यूस इसलिए होगा क्योंकि जहां पार्टिकल के पाया जाएगा वहां जाहिर सी बात है वेव फंक्शन भी पाया जाएगा। जहां पार्टिकल ही नहीं पाया जाएगा वहां वेव फंक्शन नहीं होगा। और पोटेंशियल इन्फिनिटी है, तो पोटेंशियल इन्फिनिटी तो आप क्या कहोगे, आपके डीवी अपॉन डी एक्स या इस तरह से आ रखा है, पोटेंशियल का कोई रिलेशन आ रखा है बच्चों? हाँ जी। पोटेंशियल का कोई रिलेशन आ रखा है क्या? आवाज नहीं आई। पोटेंशियल और एनर्जी का कोई रिलेशन आ रखा है क्या? अच्छा कोई नहीं, चलो अपन इस तरह से कहते हैं, एक रिलेशन आया था E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V या माइनस डेल्टा ऑफ V। वो क्या था पूरा? नहीं बात आई। आउटपुट नहीं आ रहा है इसका मतलब आप लोगों को वो चीज याद नहीं है, तो इसका मतलब वो एग्जाम्पल में ही अपन कराएंगे। ठीक है कोई नहीं। ठीक है। अब ये सेकंड और थर्ड भी इसी तरह के एग्जाम्पल हैं, जो कि अपन जो है वो सेकंड एग्जाम्पल भी जो है वो ये है, फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज बिकॉज इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन मींस इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ये क्या कह रहा है, वैल्यू जो रहनी चाहिए वेव फंक्शन की वो फाइनाइट रहनी चाहिए। फाइनाइट अगर नहीं रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी, इसका मतलब क्या होगा
कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट हो नहीं सकती, क्योंकि हम ये कह के चल रहे हैं, हम अपन क्या कहते हैं, एग्जाम्पल जो आएगा उसमें ये कह के चलेंगे, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए बॉक्स। तो एक ही पार्टिकल होगा, हम कहेंगे ही नहीं इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे। बात समझ रहे हैं? लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए बॉक्स मतलब क्या होगा, एक पार्टिकल बॉक्स में मूव कर रहा है, तो फाइनाइट ही पोजीशन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी अंदर पाए जाने की फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट होगी नहीं, तो वो सिंगल वैल्यूड होगा। तो ये लिख भी रखा है, फाइनाइट फॉर ऑल values because infinite value of wave function means infinite probability of system या particle at that region। तो उस रीजन में इनफाइनाइट पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट थर्ड है सिंगल वैल्यूड फॉर ऑल वैल्यूज इन द रीजन। अब सिंगल वैल्यूड क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक पॉइंट पे, जैसे हमने अभी एक लाइन बोली थी, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए बॉक्स। अब एक पॉइंट पर अपन बात करें तो एक पॉइंट पर एक से ज्यादा पार्टिकल तो पाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है, तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए जो भी है अपना। ये सारी चीजें भी अपने को जब अपन एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट देखें, हाँ ये कंडीशन देखें, जो ये कंडीशन है ए और आगे कंडीशन दे रखी है बी, ये दोनों कंडीशन जो है वो शॉर्ट नोट्स के रूप में आ रखी है, और 4 to 5 मार्क्स के रूप में पूछ लेता है ये क्या कहता है, वेव फंक्शन हैज टू पोस्टुलेट, टू प्रॉपर्टीज। दो तरह की प्रॉपर्टीज भी होती है वेव फंक्शन में। पहली प्रॉपर्टीज तो कहलाती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो पिछली बार अभी मैं कह रहा था, बिफोर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, फाइंड दी नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनल कंडीशन। तो आपको जो है ये आप देख भी रहे, एक पूरे पेज का एग्जांपल, एक पूरे पेज का ब्रीफ नोट्स है, और दूसरे पूरे पेज का जो है एक नोट शॉर्ट नोट है। तो दो पेज का अगर कोई शॉर्ट नोट है तो 4 to 5 मार्क्स तो आ भी सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का आप मतलब क्या कहेंगे? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन एक तरह से ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी, जैसे आप ये कहकर आते हैं किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो आप देखें जरा इसने क्या लिख रखा है, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दी पार्टिकल इन ए वॉल्यूम एलिमेंट। आप क्या करते हैं, किसी भी एक क्यूब को ले लेते हैं, किसी भी एक बॉक्स को ले लेते हैं, और हम उसमें पहले ही कह देते हैं कि लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए बॉक्स, इन ए क्यूब, वॉट एवर इट इज। तो हम ये कहते हैं, जब पहले ही कहते हैं लेट ए पार्टिकल, इसका मतलब क्या होगा कि माना कि एक पार्टिकल जो है वो उसके अंदर मूव कर रहा है, जब आप उसको स्टार्टिंग में ही लेट करके चल, सपोज करके चल रहे हैं, तो क्या होगा, मूव तो करेगा वो। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मैक्सिमम ही होगी। जब आप कह रहे हैं कि वो पार्टिकल पाया जा रहा है अंदर, तो यहाँ पर आपने क्या कहा है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की डेफिनेशन ही यही होगी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए वॉल्यूम एलिमेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी को इसने क्या कह रखा है, इसने कह रखा है कि मान लो किसी भी एक की पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे डिपेंड करता है, जैसे क्यूब में मूव कर रहा है ना, इसका मतलब तीनों एक्सिस काम में आ रही है उसकी, एक्स वाई जेड, और अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन अलग अलग रहेगी। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी पोजीशन मान लेते हैं, किसी एक टाइम पर एक पोजीशन कहीं होगी, टी R1 पे होगी, at another point time T2 that particle will move, and that and its position is represented by R2। पहले मतलब आप उसकी पोजीशन R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरी बार जो है आप पार्टिकल की पोजीशन R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको इसको रिप्रेजेंट करने का जो रहेगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट शुड बी। अब आप क्या करते हैं, अभी तक तो प्रोबेबिलिटी जो निकालते आए हैं वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की निकालते आए हैं, वेव फंक्शन की नहीं निकाली है। तो वेव फंक्शन की कैसे निकालते हैं ये देखें जरा। जैसे इसने जो है वो रिप्रेजेंट कर रखा है वॉल्यूम एलिमेंट को, कई लोग कई अलग अलग बुक में रहता है अलग अलग, तो मैंने किसी रेफरेंस बुक के नोट्स बनाए तो उससे बता रहा हूँ, डी टॉय से करा है। जैसे डी टॉय मीन्स
प्रोडक्ट ऑफ dx dy dz। इन तीनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है अपन ने। कई कई जगह बुक्स में क्या करते हैं, dv से भी रिप्रेजेंट करते हैं, dv इज ऑल्सो इक्वल टू dx dy dz। ठीक है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट r पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट t पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट r पे t टाइम पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे रो ऑफ r ऑफ d टॉर्क। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय mod psi xyz mod स्क्वायर ऑफ d टॉर्क। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे एक फंक्शन है ना साई, अब मैं एक्स वाई जेड टी हटा के बोल रहा हूँ, जैसे एक फंक्शन साई है, मॉड स्क्वायर करेंगे, तो मॉड स्क्वायर करते टाइम अपन करते क्या है, जब उसको खोलते हैं, जब उसको ओपन करते हैं, तो क्या होता है, एक तो वो वेव फंक्शन ऐसा की ऐसा आ जाता है, जैसे साई अपना था तो साई तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा। दूसरा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है, साई की जगह साई स्टार। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मींस क्या होता है कि वेव फंक्शन जो है उसमें आयोटा की टर्म आ जाती है। अगर आयोटा लिखा है तो माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा लिखा है तो प्लस आयोटा आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ये सिस्टम रहेगा, और आयोटा की टर्म नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्रेजेंट करना है, माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, दैट्स ऑल। तो जैसे इसने यहाँ लिखा है साई ऑफ एक्स वाई जेड टी मॉड के स्क्वायर में इसने क्लोज कर रखा है, और डी टॉर्क, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा इन द टर्म ऑफ वेव फंक्शन। तो यहाँ इसने नीचे क्या लिखा, साई ऑफ साई स्टार डी टॉर्क। ठीक है, अब हमने जो लिखा है उसको देख लो, साई स्टार के नीचे लिए लिख भी रखा है, हियर साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द वेव फंक्शन साई इन डी टॉर्क पार्ट ऑफ द स्पेस। मतलब डी टॉर्क का जो पार्ट स्पेस का पार्ट है, उसका उसके लिए वेव फंक्शन तो साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फंक्शन जो है वो डी टॉर्क से रिप्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फंक्शन साई स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों बोलते चलें, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़े। नो यस सर। सर। एक और सुनना यस सर मींस वी कैन प्रोसीड यस फर्दर। सर। अच्छा, यस क्योंकि सर। ये बिल्कुल नई चीज है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपन आगे जितने भी वो इक्वेशन बनाएंगे ना, श्रोडिंगर इक्वेशन बनाएंगे आगे, या श्रोडिंगर इक्वेशन के ये पूरे चैप्टर में काम में आएगी। श्रोडिंगर इक्वेशन बनाएंगे, उसके जो एप्लीकेशन है वो करेंगे, आगे जितने भी चैप्टर में सिलेबस दे रखा है उसमें ये सब काम में आएगा जो बता रहे हैं अपन अभी। ठीक है, अब ये आगे क्या कह रहा है, इफ द पार्टिकल इज समवेयर इन द स्पेस, अगर वो स्पेस में कहीं है तो क्या होगा। अब एक लाइन को मैं बार बार बोलता जा रहा हूं, और उस लाइन के अकॉर्डिंग ही हमको आगे बढ़ना है। हम क्या करें, लेट ए पार्टिकल इज फाइंडिंग, लेट ए पार्टिकल इज सपोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में पार्टिकल मान लेते हैं अपन, सपोज करते हैं, सपोज करते हैं इसका मतलब दैट पार्टिकल, दैट पार्टिकल इज एग्जिस्ट इन दैट बॉक्स। बॉक्स के अंदर आपको एग्जिस्टेंस अपन ने उसका पहले से ही कह दिया है, तो है तो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक पाई जाती है, मैक्सिमम टू मिनिमम। से समथिंग, हाँ बोलो बोलो। 0 से 1। नो, पार्टिकल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताइए क्या है। 1 सर। 1। भाई या तो वो पाया ही जाएगा, अगर आप पहले ही कह रहे हैं कि वो अंदर पाया जा रहा है, दैट मीन्स पार्टिकल जो है वो अंदर एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो आप पार्टिकल की क्या है, होल वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी बना देंगे 1। और देखो जरा, इसने अपन ने जो बॉक्स में मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, साई ऑफ साई स्टार। अब मैंने इसको खोल के लिखा है, अब मैंने मॉड्यूलेट के रूप में नहीं लिखा है कि मॉड्यूल 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 कर दिया और मॉड्यूलेट का स्क्वायर कर दिया, वैसे नहीं लिखा है। मैंने यही लिखा है, इंटीग्रेशन psi of psi star of d torque that should be equal to 1। ठीक है, और दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, एंड दिस वेव फंक्शन
the wave function which satisfied the above condition या condition number 1 is said to be normalized wave function. ठीक है, ये आप लोगों को वीडियो लेक्चर शेयर होगा, तब आप एक बार इसको ढंग से देख लेना, क्योंकि जो है वो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आगे का बेस बन रहा है अपना चैप्टर। ये जो है जैसे एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन पहले आ गया, पहला क्वेश्चन तो आता है राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या पोस्टुलेट्स ऑफ वेव मैकेनिक्स या पोस्टुलेट्स ऑफ वेव फंक्शन, और ये आ ही रहा है शॉर्ट नोट्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनल। तो नॉर्मलाइजेशन का तो अपन ने कर ही लिया, अब ऑर्थोगोनल कंडीशन देखें जरा। अब हम ऑर्थोगोनल कंडीशन, किसी को समझ में नहीं आए तो बेहिचक बोल देना, इसमें इफ एंड बट नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई मेरा मैं बोलूंगा तो मुझे ऐसा बोलते हुए सबको समझ में आ रहा है, मुझे ही नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगता। अपने को बोलना है और समझना है, क्योंकि ये आगे के लिए बेस है, चैप्टर का बेस है ये। आप देखें जरा ऑर्थोगोनल कंडीशन। ऑर्थोगोनल कंडीशन में क्या करेंगे आप दो वेव फंक्शन लेंगे, अपन जैसे वो करते थे ना, कौन सी कंडीशन करते थे, रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac 11th में पढ़ा है। किसी इक्वेशन के अगर दो सॉल्यूशन निकलते हैं तो वो आप करते थे ना बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या करते थे सर? क्वाड्रिक इक्वेशन होती थी वो। कौन सी? क्वाड्रिक। वेरी गुड। तो उसका मतलब, इसका मतलब अपने को ये है, उस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, अपने को ये है कोई कई कई इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें सॉल्यूशन जो है वो मोर देन वन आते हैं, और वो जो मोर देन वन सॉल्यूशन होते हैं, अगर वो मोर देन वन सॉल्यूशन जो है आपके, मोर देन वेव फंक्शन जो है, मोर देन वन वेव फंक्शन अगर आपका यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, इसमें आपकी कोई भी श्रोडिंगर इक्वेशन बनती है उसमें भी अगर एग्जिस्ट करता है, तो आप ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन भी लगाते हैं। तो आप ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन में क्या होगा, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, फिर आपको डेफिनेशन पढ़ के बताऊंगा। आप क्या कह रहे हैं, मान लीजिए दो वेव फंक्शन है साई आई और साई जे। अच्छा, इसमें एक चीज है कि देखो, जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में अपन ने करी है, साई ऑफ साई स्टार ऑफ डी टॉ इक्वल टू 1 करा है ना। अब कायदे से तो क्या होना चाहिए था, इसकी लिमिट भी लगा सकते हैं अपन यहाँ। लिमिट क्या होगी, लिमिट ये होगी, अगर आपकी बॉक्स की कोई डायमेंशन है तो लिख देंगे कि ए से माइनस ए या जो भी है, और नहीं तो आप उसकी लिमिट क्या करेंगे, लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई ऑफ साई स्टार डी टॉ इक्वल टू 1, क्योंकि पूरे स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो रहती है दैट इज इक्वल टू, दैट इज मैक्सिमम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। समझ लो, आगे जाके अपन लिमिट लगाया करेंगे इसमें, क्योंकि अपने को कोई बॉक्स की विड्थ भी तो देगा, और अगर बॉक्स की विड्थ नहीं देगा तो स्पेस देगा। तो स्पेस में ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ना, अपन ने ये जो बॉक्स में लिखा है इसमें लिमिट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन लिमिट वाले करके आए ना आप लोग, तो वो इंटीग्रेशन में लिमिट भी लगा सकते हैं आप। लास्ट में इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो वो लिमिट जो है रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ देखें जरा, मेरे को याद आया तो मैंने कहा एक बार वो बता ही दें, क्योंकि आप आगे जाके पूछते नहीं तो कि सर आपने पहले तो बताया नहीं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट मान लेते हैं दो डिफरेंट वेव फंक्शन है वो, जैसे साई आई और साई जे, तो उनके ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होगी, ऑर्थोगोनल की कंडीशन होगी कि साई आई और साई जे की नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, या तो ये कह दें या ये कह दें कि मैग्नीट्यूड में उनकी जो वैल्यू रहती है दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, वहां तो क्या रहती थी, मैक्सिमम वैल्यू रहती थी 1, और उसे हम कहते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल। यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये है ऑर्थोगोनलिटी वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनलिटी जो है एक कंडीशन है जो कि आपके वेव फंक्शन में एग्जिस्ट करेगी।
तो देखें जरा इसने क्या लिख रखा है। कई बार बच्चों लिखने में ऐसा जल्दीबाजी में मेरे नोट्स में ऐसा हो रखा है कि जैसे अभी मेरा यहाँ दिख रहा है साई जो है वो बनाया है, लेकिन रो दिख रहा है, रो भी दिख कईयों को जल्दीबाजी में ऐसा लग रहा होगा रो लिख दिया सर ने, तो रो नहीं है, अपन रो की कोई बात ही नहीं कर रहे, अभी साई की बात कर रहे हैं केवल। तो देखें जरा साई आई और साई जे जो हैं, इसने कहा है लेट साई आई एंड साई जे आर टू डिफरेंट wave function satisfied the wave equation for a given system if psi I and psi j are such that the integration over psi I psi j star detour, या आप उल्टा भी कर सकते हैं psi j psi I star detour vanish over entire space, पूरे स्पेस के लिए या तो यहाँ लिख दो -infinity to +infinity या लिख दीजिए ऑल स्पेस। मैंने वो लिमिट कम लिखी है, मैंने यहाँ ऑल स्पेस ही लिख दिया है, तो 0 होगा ये, चाहे तो आप साई आई साई जे स्टार करो या आप साई जे साई आई स्टार करो, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 0 रहेगी। और it is also essential that I is not equivalent to j, ऐसा नहीं है साई आई और साई आई स्टार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर ये कर देते हैं तो ये पहले वाली कंडीशन बनकर आ जाएगी नॉर्मलाइजेशन की। तो आप क्या कहेंगे, देन दीज वेव फंक्शन आर सेड टू बी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल कंडीशन ऑफ टू वेव फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कल डिस्कस कर लें या व्हाट्सएप पे जो है आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लें। सुमित सर। ओके सर।